ये ज्यादा और ये कम, ये मुलायम है और ये हार्ड है। ये बात तो समझ आता है? तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल जैसे इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट यहां तक चला आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25। तो इसका और इसका सम 25 होना चाहिए। अगर इसका इलोंगेशन x1 और इसका x2 मान लें तो x1 होगा टोटल इलोंगेशन इनटू, अब यहां जो रेशियो लेंगे तो दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, एक है k1 बाई k1 प्लस k2 और दूसरा है k2 बाई k1 प्लस k2। ये दो ऑप्शन तुम्हारे पास है। नीचे तो याद रहता ही है कि k1 प्लस k2 होगा, ऊपर में k1 होगा कि k2 होगा। ये कैसे हम लोग समझेंगे? तो कहो देखिए, ये तो हार्ड है, ये क्या है? हार्ड। तो इसमें इलोंगेशन कम होना चाहिए, इसमें इलोंगेशन कम होना चाहिए। तो इसका इलोंगेशन जो लिखेंगे, अब इस दोनों में कम कौन सा है? सो देखो, ये 25 है, ये 25 है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अब k1 कम है कि k2 कम है? k2 कम है। ये ना k2 है और ये k1 है। ये x1 और ये x2 है, इसलिए k1 k2 ये बने। तो k2 कम है मतलब ये सही है और ये गलत है। ऐसे सोच करके याद रखेंगे तो रहेगा, ना तो k1 k2 रट लेंगे तो अगले दिन k2 k1 हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। भाई जो ज्यादा स्टीफर है उसका इलोंगेशन कम होगा और जो कम स्टीफर है उसका इलोंगेशन ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा स्टीफर है तो इसका इलोंगेशन कम होगा, इसके लिए k2 ये वाला ऊपर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं? कम होगा। हाँ ठीक तो है, कम होगा। तो x1 का वैल्यू बोलो कितना होगा? 25 गुना 50 बटा 250, 1/5, 5 बचे 25, 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर। तो इसका इलोंगेशन 5 होगा और इसका 20 होगा। x2 कितना होगा? 20। अब ये बताओ कि इसका अगर 5 है तो इसका और इसका भी 5 ही होगा। बोलो ना। अरे भाई जब पैरेलल में है तो पैरेलल में तो दोनों का इलोंगेशन सेम ही होगा। तो तुमको तो इस तीनों का बताना था। तो इसका 5, इसका 5, इसका 20। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये दो स्प्रिंग है, स्टिफनेस दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर इसके एंड को डिस्प्लेस किया। तो इसका और इसका इलोंगेशन कितना होगा? ये पहला स्प्रिंग है और ये दूसरा है, तो इसका इलोंगेशन x1 है और इसका इलोंगेशन x2 है। देखो, फाइंड इलोंगेशन ऑफ ईच स्प्रिंग। Find elongation of each spring if end is displaced by 10 centimeter. End is displaced by 10 centimeter. देखो, जिसको समझ नहीं आया देखो ध्यान से। x1 लिखना है, एक खाली लिख दो तो दूसरा तो आ ही जाएगा। x1 लिखना है, तो x1 लिखना है तो टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट है इनटू नीचे k1 प्लस k2, ये तो जानते ही हो। यहीं पर ना कंफ्यूजन है। तो यहां पर k1 लिखें और k2 लिखें। ये स्टीफर ज्यादा है, ये इससे स्टीफर है, तो इसका इलोंगेशन कम होगा। बोलो ना। तो कम होने के लिए बताओ कि k1 लिखेंगे k2, क्योंकि अगर इसका k1 लिखेंगे तो इसमें तो k2 लिखा जाएगा और इसका अगर k2 लिखेंगे तो इसके लिए k1 लिखाएगा, क्योंकि दोनों के लिए तो सम वैल्यू तो सेम ही होना चाहिए, 10 के बराबर। तो इसके लिए कम होना चाहिए। तो इस दोनों में कम कौन है? k2 कम है, तो कम वाला लिखेंगे मतलब ऊपर क्या लिखाएगा? k2। समझ आया? आंसर होगा 10 सेंटीमीटर इंटू k2 50 बाई k1 प्लस k2 150, 10/3।
तो इसका 10/3 आ गया, तो दूसरे वाले का जो है वो 10 - 10/3, तो 20/3 है। लेकिन तुम में से कोई कहे कि नहीं सर ये वाला फॉर्मूला एकदम भूल जाए, एकदम गायब हो जाए, तब लॉज ऑफ मोशन में गायब होने का कोई बात ही नहीं है। F = ma आता है ना। यहाँ देखो, इसका कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, इसका है 50 न्यूटन पर मीटर, और इस वाले पॉइंट को डिस्प्लेस किए हैं 10 सेंटीमीटर से, गिवन है। तो ये वाला पॉइंट अपने अपने यहाँ चला गया होगा कि इसको कोई फोर्स इधर लगाया होगा, तो इधर से हम फोर्स लगाए F, जिसके कारण ये यहां से यहां चला है। बोलो ना, यहां देखो, इस पर कितना फोर्स लगाए F, जिसके कारण ये पॉइंट यहां से यहां चला है। तो तुमसे पूछे F कितना है, ये भी पूछ सकते हैं। तो तुम कहोगे सर F इधर आप लगाइएगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जो कि ये स्प्रिंग लगाएगा, ये नहीं, ये स्प्रिंग लगाएगा। इसका अगर ये K1 है और ये K2 है, इसका इलोंगेशन x1 है, इसका इलोंगेशन x2 है, तो ये फोर्स कितना होगा, K2 x2। ये तो समझते हो ना, ये बात तो समझना पड़ेगा। K2 x2 इतना होगा, और ये F कितने के बराबर होगा, ये जो F है ये फोर्स कितना लगा है। तो तुम कहोगे देखिए टोटल इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये बता दीजिए। इसका अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लिखें, इस दोनों स्प्रिंग के जगह अगर एक ही स्प्रिंग हो तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, कहो के सीरीज में है तो K1 K2/K1 + K2, ये तो याद है। तो K1 K2/K1 + K2 कितना हो गया, 100 × 50/150, 100/3। अगर इसको 10 से डिस्प्लेस किए हैं यहां तक, कितने से, 10 से, तो ये इधर फोर्स F लग रहा है, और इधर फोर्स कितना लगेगा, K × X। K कितना है, 100/3, इंटू इलोंगेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है ये हम लोग निकाल लिए। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना फोर्स लगाएंगे कि 10 सेंटीमीटर से इलोंगेट होगा, तो आप कहेंगे दिस F = 100/3 इंटू 10 सेंटीमीटर है। ध्यान रहे, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 0.1। 0.1 को गुना करेंगे तो 10/3 न्यूटन। ये आंसर। F का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए, ये F कितने के बराबर, K2 x2। F = K2 x2। F का वैल्यू है 10/3 न्यूटन। K2 कितना है, ये 50 न्यूटन पर मीटर। x2 निकालना है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, आंसर मीटर में आएगा। x2 कितना हो जाएगा, 1/15 मीटर। सेंटीमीटर कितना होगा, 1/15 इंटू 100 सेंटीमीटर। 5 से काट दो, 5 दिए 15, 5 20, 20/3। इसका कितना होगा, 20/3 लिखो। ये कैलकुलेशन जैसे हम लोग पहले डेरिवेशन किए थे बिल्कुल वैसे ही करके दिखाया कि ये एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिए, तो एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, आंसर है 2K। आंसर है 2K। देखो नोट करके लो। If a spring is cut in 2 equal parts, if a spring is cut in 2 equal parts, 2 equal parts,
spring constant of each part will become double. Each part will become double. डायग्राम दिखा दीजिए, ध्यान से देखो। ये जो पूरा स्प्रिंग है, ये पूरा स्प्रिंग, ये दो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये जो आधा पार्ट है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, तो इस आधे पार्ट का भी K1 होना चाहिए, ये कह सकते हो। वो बिल्कुल आइडेंटिकल है तो अलग काहे होगा। इसका अगर K1 है, इसका K1 है, और ये दोनों किसमें है? सीरीज में। दोनों कनेक्टेड है ना यहाँ पर, तो सीरीज में। तो इस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन तो K होगा, बोलो ना। तो K जो होगा ये K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला होता है। यहां दिखाएगा K1 बाई K1 प्लस K1, K2 और K1 दोनों बराबर है, तो कितना हो गया? K1 बाई 2K1, एक K1 कैंसिल, तो K1 हो जाएगा 2K। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K होगा और इसका भी 2K होगा, क्योंकि इक्वल अगर है तो उसका इक्विवेलेंट आधा हो जाता है सीरीज में। तो इसका 2K होगा, इसका भी 2K होगा। समझ आ गया? स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिखिए अगला पॉइंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मतलब ये है कि जैसे ये कोई स्प्रिंग है, अगर सेम मटेरियल का बना है, सेम वायर का बना है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, जो वायर ऐसे बनाते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो जैसे जैसे उसका लेंथ बड़ा होगा वैसे वैसे उसको खींचना आसान होगा। अगर कोई स्प्रिंग का लेंथ बड़ा है, इतना बड़ा है, काफी बड़ा है, और दूसरा इसी मटेरियल का इतना ही क्रॉस सेक्शन का, सब बिल्कुल सेम है, और उसका लेंथ छोटा है, तो इसको खींचना मुश्किल होगा। मतलब इसको खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा। इसको अगर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो जितना फोर्स आप फील करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर खींचने में कम फोर्स आप फील करेंगे, क्योंकि इसका स्टिफनेस घट जाता है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। मतलब लेंथ अगर डबल हो जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो जाएगा, और लेंथ हाफ हो जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाए। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। तो पॉइंट लिख लिए ना। अब जैसे इसका K था और लेंथ हाफ कर दिए तो 2K हो गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक किए। एक पार्ट का लेंथ जो है वो L/3 है, तो दूसरे पार्ट का लेंथ 2L/3 होगा। टोटल लेंथ L है। टोटल लेंथ कितना है? L। टोटल स्टिफनेस कितना है? K। इसको 2 पार्ट में कट किए, एक का लेंथ है L/3, दूसरे का लेंथ है 2L/3। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 मान ले और इसका K2 मान ले, तो बताइए K1 और K2 कितना होगा? अरे लिख लो, देखो, a spring is cut in 2 parts as shown in figure. As shown in figure. Find stiffness of each part. यहां देखो सब लोग, ये जो स्प्रिंग है ध्यान से देखना, ये जो स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट K दिया हुआ है, और हम अगर कहें कि इसको 3 इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ये L/3 L/3 L/3, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? को सर ये तो 3K होगा। बोले कैसे? तो मान लीजिए इसका K1, तो इसका भी K1 होगा, इसका भी K1 होगा।
ये तो मालूम है ना कि इसमें भी कहो कि नहीं नहीं मालूम है। और भाई तीनों जब इक्वल लेंथ का है, सेम मेटल का है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। तो इसका K1, इसका K1, इसका K1 और ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ये K है। तो क्या कर सकते हैं 1/K एज 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, मतलब 1/K1 प्लस 1/K1 प्लस 1/K1, तो 3/K1। तो K1 कितना हो गया 3K, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 3K, इसका भी 3K और इसका भी 3K। तो ये 1/3 वाले का तो 3K हो गया, प्रूव हो गया। अब ये दोनों को कट नहीं करें, फिर से यहीं जोड़ दें, तो ये दोनों मिल करके तो एक ही स्प्रिंग हो गया। यहां से लेकर के यहां तक जो स्प्रिंग है वो सीरीज में है। ये K1 किस में है? सीरीज में। इसका इक्विवेलेंट अगर हम K2 मान ले, यहां से यहां तक का, तो K2 कितना होगा? बहुत सारे K2 K1 और K1 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 1/K2 इज 1/K1 प्लस 1/K1, मतलब 2/K1। तो K2 कितना हो जाएगा? K1/2 और K1 कितना है 3K, तो 3K/2। सीरीज पैरेलल से प्रूव हो गया। लेकिन आगे से अब मान लेना, अब आगे से ऐसा मान लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ 1/3 करते हैं। आगे से डायरेक्ट कैसे ये लोग बताया कि देखिए लेंथ L था तो 1/3 कर दिए, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1/3 तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स। लेंथ 2/3 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3/2। जो कोफिशिएंट है उसको उल्टा कर देंगे और लेंथ के जगह K कर देंगे। आगे से ऐसे करेंगे। आगे लिखो स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का जरा कंस्ट्रक्शन एक बार देख लो। स्प्रिंग बैलेंस में ये एक स्प्रिंग है और इसके एंड पर एक हुक लगा है और यहां पर ये एक वायर है। वायर किसका? स्टील का। ये एक वायर है जिसको पॉइंटर करें और ये स्केल है। इस स्केल में रीडिंग लिखा है, ये यहां 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 10 तक, 5 तक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना वेट वाला ये, कितना स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर लाइट स्प्रिंग है मतलब कम उसका रीडिंग होगा। अब इसके एंड पर अगर हम कोई एक ब्लॉक 2 kg का हैंग कर ले, कितने का? 2 kg, तो ये वाला पॉइंटर 2 पर होगा। और यहां अगर 3 kg कर दें तो ये पॉइंटर 3 पर हो जाएगा और इसको 4 कर दें तो ये पॉइंटर 4 पर हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहां टेंशन बढ़ेगा। क्योंकि यहां जो टेंशन होगा, इस वाले ब्लॉक का अगर हम FVD बनाए तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? और नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा T। इस ब्लॉक पर ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग ऊपर लगाएगा T और ये T कितने के बराबर होगा? mg के बराबर। स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो इलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होता है। टेंशन इलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो T को लिखते हैं K इंटू एक्स इक्वल टू mg। ये सब कैलिब्रेशन सपोज करो 1-1 सेंटीमीटर पर किया हुआ है। तो ये जो m है ये x के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि k और g तो कांस्टेंट है। m प्रोपोर्शनल टू x होगा। अगर x को हम डबल कर दें तो m भी डबल हो जाए और x को ट्रिपल कर दें तो m भी ट्रिपल हो जाए। बोलो ना। अगर यहां हम 1 kg रखे हैं तो ये 1 पर दिखा रहा है, 2 kg कर दिए, डबल कर दिए ना, तो इसका यहां 1 kg में 1 सेंटीमीटर था तो 2 kg में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और 3 kg में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आया? तो स्प्रिंग जो है वो करता कुछ नहीं, अपने एंड पर टेंशन को मेजर करता है। वो वेट मेजर नहीं करता है, अपने एंड पर टेंशन। क्योंकि ये जो रीडिंग है वो बेसिकली टेंशन का रीडिंग है। ये रीडिंग किसका है? अब तुम यहां पर ब्लॉक को हटा करके और उंगली से इसको खींचो तो तुम्हारी उंगली का वेट चेंज थोड़े कर रहा है, तुम तो फोर्स लगा रहे हो उंगली से। तो जितना तुम फोर्स लगा रहे हो ये स्प्रिंग भी उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगा और वो अपने फोर्स को मेजर करेगा। स्प्रिंग बैलेंस अपने एंड पर टेंशन को मेजर करता है। लिखिए
स्प्रिंग बैलेंस मेजर टेंशन एट इट्स एंड। कह सकते हैं कि ये T है और T कितने के बराबर है, mg के बराबर, और T होता है kx। तो आप कह सकते हैं कि m जो है ये k/g इंटू x होगा, मतलब m प्रोपोर्शनल टू x होगा। मास के बढ़ाने से इलोंगेशन बढ़ेगा उसी रेशियो में, उसी अनुपात में। मास अगर 5 टाइम्स कर दें तो इसका जो इलोंगेशन है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब उसका मास जो है 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अभी सवाल ये है कि ये 2 स्प्रिंग बैलेंस है और ये 4 kg का ब्लॉक है, तो इस दोनों का रीडिंग क्या होगा? फाइंड रीडिंग ऑफ बोथ बैलेंस। फाइंड रीडिंग ऑफ बोथ बैलेंस। अच्छा ये बताओ कि जैसे ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके इस एंड पर टेंशन कितना होगा, mg के बराबर, और इस एंड पर टेंशन कितना होगा? स्प्रिंग के दोनों एंड पर टेंशन हमेशा इक्वल होता है। रिपीट करो, कभी भी अनइक्वल भूल करके नहीं सोचेंगे। तो ये जो स्प्रिंग है इसका रीडिंग जितना, जैसे तुम ये कह दो कि सर इस वाले पॉइंट पर टेंशन T है, बोले हाँ, और यहाँ पर भी T है, हाँ, तो दोनों अपोजिट है, जुड़ गया, खत्म हो गया, 0 टेंशन, रीडिंग 0। बोले नहीं, रीडिंग का मतलब एक एंड पर कितना टेंशन है, दोनों को सम नहीं करना, लेकिन होगा दोनों पर इक्वल। यहाँ पर 2 स्प्रिंग बैलेंस है, इसका और इसका रीडिंग क्या होगा? दोनों का 4 kg होगा, दोनों का होगा रीडिंग 4 kg वेट। रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करता है, मास नहीं। तो मास 4 kg है, वेट कितना है? 4 kg वेट। 4 kg वेट का मतलब 4g। टेंशन कितना होगा? 4g, मतलब 40 न्यूटन। तो या तो आंसर आप 4 kg वेट कहें, इसका एक नाम और है, इसको 4 kgf भी कर सकते हो। kgf मतलब फोर्स, 4 kg फोर्स का क्या मतलब? 4 kg वेट का मतलब 4 इंटू जी। तो इसका रीडिंग या तो 40 न्यूटन लिखो, या 4 kg वेट लिखो, या 4 kgf लिखो। अब सवाल यह है कि सर ऐसा कैसे? बोले देखो जरा समझ लो सब लोग। जैसे ये अगर हम लोग इसका एफपीडी बनाए तो इस पर टेंशन ऊपर लगेगा, इसका वेट 4g नीचे लगेगा, तो टी कितना? 4g के बराबर। मतलब इस स्प्रिंग के एंड पर टेंशन 4g हुआ तो इसका रीडिंग 4g होगा। अब तुमसे अगर कहें कि इसका जरा एफपीडी बनाओ तो इतने पार्ट का, तो तुम कहोगे देखिए ये वाला पॉइंट जो है इस सिस्टम का पार्ट है, तो इस पर ये टेंशन किधर लगाएगा? ऊपर। ये देखो ऊपर लगा दिया, ये टेंशन लगाएगा ऊपर। हम T1 मान लेते हैं इसको, और इसका वेट mg नीचे लगेगा। इस स्प्रिंग का मास कितना है? 0। हम लोगों को मासलेस स्प्रिंग पढ़ना है। कैसा स्प्रिंग? जितना अभी हम लोग डिस्कस किए सब मासलेस स्प्रिंग था। और मासलेस स्प्रिंग मासलेस स्ट्रिंग जैसा बिहेव करता है, और मासलेस स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन सेम होता है। तो ये अगर मासलेस स्प्रिंग है तो बोलो ना इसका मास कितना होगा टोटल का? तो कहोगे 4 + 0, 4। तो इसका वेट नीचे कितना लगेगा? 4g। तो ये टेंशन कितना होगा? 4। तो उसका भी रेटिंग 4g होगा। समझ आया? ये एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। आगे से अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना है, सुन रहे हो सब लोग, तो उस स्प्रिंग बैलेंस को एक मासलेस स्ट्रिंग में चेंज कर दीजिए। किसमें? और उस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिखो। टू फाइंड, नोट करके लिख लो,
to find reading of a spring balance we should convert it into massless string. Then find tension in a string. जैसे इसका और इसका रीडिंग निकालना था ना, तो आगे से हम लोग कैसे करेंगे उसको बताते हैं। ये वाला जो स्प्रिंग है उसको एक धागा मान लो, कैसा मास्लेस, और ये वाला स्प्रिंग जो है उसको भी एक धागा मान लो। दोनों धागा कनेक्ट हो गया यहां से यहां तक, और यहां पर ब्लॉक लगा दो 4 kg का। अब ये बताओ इस वाले धागा में टेंशन T कितना होगा? 4G के बराबर, मतलब इस वाले स्प्रिंग का रीडिंग 4G होगा। और इस वाले धागा में कितना होगा? सब ये भी मासलेस, ये भी मासलेस, पूरा तो मासलेस हो गया, तो सब जगह टेंशन सेम होगा। तो इस वाले धागा में भी टेंशन यहाँ कितना होगा? 4G के बराबर, तो रीडिंग दोनों का 4G होगा। इसमें अगर तुम लोगों में से कोई ऐसे सोचे तो कहाँ गलती है? जैसे ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट 4G नीचे लगेगा, यहाँ टेंशन T ऊपर लगेगा, और इसका भी 4G नीचे लगेगा, यहाँ टेंशन T ऊपर लगेगा, और ये पूरा सिस्टम रुका रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल मास का है। तो अगर इस स्प्रिंग बैलेंस को देखें तो स्प्रिंग बैलेंस के इस पॉइंट पर, ये पॉइंट स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंट है, तो टेंशन किधर लगेगा? बोलो, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। इधर टेंशन लगेगा T के बराबर, और ये T कितना है? 4G। और ये वाला पॉइंट स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंट है, तो इधर का जो धागा है वो टेंशन इधर लगाएगा, कितने के बराबर? 4G। तो नेट टेंशन इधर इधर बराबर हो गया, तो इसका रीडिंग 0 हो गया। क्यों? अरे इधर जितना टेंशन इधर उतना टेंशन, तो बराबर ना हो गया जी। अच्छा, तो बहुत बराबर तो हमेशा होता है। यहां देखिए, ये वाला पॉइंट स्प्रिंग का पॉइंट है, तो ये टेंशन किधर लगाएगा? नीचे। ये ब्लॉक का पॉइंट था, तो टेंशन किधर लगा? ऊपर। स्प्रिंग का है तो टेंशन किधर लगेगा? नीचे। ये पॉइंट इस स्प्रिंग का है, तो टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। तो ये और ये तो सर बराबर हो गया, तो 0 कर दीजिए। शुरू में तो बताए कि स्प्रिंग के दोनों एंड पर टेंशन तो हमेशा बराबर होगा, तो रीडिंग का मतलब उसके एक एंड पर टेंशन, दोनों पर टेंशन का सम नहीं। तो एक एंड पर टेंशन इसका तो T 4G के बराबर है, तो उसका रीडिंग 4G हो। या ऐसे सोचो, आगे से अगर होशियार हो, थोड़ा सा याद रहता है तो, कि सर ये जो स्प्रिंग है उसको एक धागा मान लीजिए, उस पर टेंशन निकालिए। तो इसको अगर हम धागा मान लें, इसको धागा मान लेते हैं। ये ब्लॉक है 4 kg का, और ये भी ब्लॉक है 4 kg का, 4 kg। तो इस वाले धागा में कितना टेंशन होगा? इस वाले पॉइंट पर या यहाँ पर, सब जगह तो टेंशन सेम ही होगा। टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 4G के बराबर। तो यहाँ जो स्प्रिंग बैलेंस होगा उसका रीडिंग 4G होगा। स्प्रिंग बैलेंस को धागा में कन्वर्ट करके उसमें टेंशन निकाल लीजिए। इसका आंसर लिखो 4 kg वेट, रीडिंग होगा 4 kg वेट या 40 न्यूटन या 4 kg।
ये 5 kg ब्लॉक है, ये 4 kg ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का रीडिंग बताना है। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। आज का अंतिम सवाल। यहां देखो, ये जो स्प्रिंग है उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। ध्यान सब लोग दो। इधर तो स्ट्रिंग था ही, इधर स्ट्रिंग, ये पूरा स्ट्रिंग हो गया। ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, तो ये दो पुल्ली है। ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक क्या रुका रहेगा कि चलेगा? ये नीचे की तरफ जाएगा ए से, ये ऊपर की तरफ जाएगा ए से ही। ये समझ आता है? अब इक्वेशन लिख करके ए निकाल देते हैं और उसके बाद फिर टेंशन निकाल देते हैं। जितना टेंशन आएगा वो टेंशन यहां से यहां तक सब जगह होगा, तो इस स्प्रिंग के एंड पर इधर भी होगा उधर भी होगा, वही आंसर हो जाएगा। बोलो इसका इक्वेशन नीचे की तरफ 5g माइनस टी इक्वल टू 5। अब आगे से इतना होशियार हो गए हो कि भाई बिना एफईटी बनाए कहोगे कि नीचे 5g लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, नीचे की तरफ 5g माइनस टी इक्वल टू 5 है। इसका बोलो t माइनस 4g इज 4a। इसको ऐड कर देते हैं तो g इक्वल टू 9a, a इक्वल टू g बाई 9। a का वैल्यू यहां रख दो तो t हो जाएगा 4g प्लस 4g बाई 9। एक जगह रख दिए तो 4g का मतलब 40, 1 प्लस 1 बाई 9, 10 बाई 9, मतलब 400 बाई 9 न्यूटन। या इसको आप कह सकते हैं 40 बाई 9 kg वेट। g का वैल्यू 10 लिए तो g से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? kg वेट। यस।